शुरुआत में हम एंडी नाम के एक आदमी को देखते हैं जिसके ऊपर हत्या का आरोप था। उसने अपनी बेगुनाही साबित करने की लाख कोशिशें की, मगर उसके बावजूद उसे 2 उम्र कैद की सजा सुना दी गई। यानी अब वो 40 साल तक जेल में बंद रहेगा। अपनी इसी सजा के चलते उसे शॉशैंक जेल में भेज दिया गया, जिसे पूरे देश में एक बहुत ही खतरनाक जेल माना जाता था। उधर जेल में रेड नाम के एक खूनी का इंटरव्यू चल रहा था, जिसके हिसाब से ये तय किया जाएगा कि उसे बेल मिलेगी या नहीं। अभी तक रेड उस जेल में 20 साल गुजार चुका था और अपनी पूरी कोशिशों के बाद भी उसे आज तक बेल नहीं मिली थी, जिसके बाद वो वापस अपनी जेल की जिंदगी जीने के लिए तैयार था। उसी वक्त जेल में कुछ नए कैदियों को लाया गया, जिनमें एंडी भी मौजूद था। उन नए कैदियों को देखते हुए सभी कैदियों ने ये शर्त लगाना शुरू कर दिया कि आखिर इनमें से कौन सबसे पहले रोएगा, जिस पर रेड ने अपने पैसे एंडी के ऊपर लगाए। पर उस रात एंडी की बजाय एक दूसरा कैदी जोर जोर से रोने लग गया, जिसकी आवाज सुनते ही कैप्टन हेडली अपने साथियों के साथ तुरंत ही वहां पहुंच गया। असल में हेडली को कैदियों को पीटने में बहुत मजा आता था और उसने उस रात बड़ी बेरहमी से उस कैदी को कई घंटों तक पीटा। अगली सुबह सभी कैदियों को एक खबर मिली कि हेडली की मार के चलते उस कैदी ने अपनी जान ही गंवा दी। कुछ दिनों बाद एंडी को ये पता चल गया कि रेड बाहर का सामान जेल के अंदर ला सकता था और इसीलिए वो एक दिन रेड से मिलने के लिए गया। अब एंडी चाहता था कि रेड उसके लिए एक ईंट तोड़ने वाले हथौड़े का इंतजाम करे। रेड को लग रहा था कि शायद एंडी इसका इस्तेमाल जेल से भागने के लिए करने वाला है, और एंडी ने इस बात से साफ इनकार कर दिया। जिसके बाद रेड ने इस काम के लिए हामी भरते हुए एंडी को सिस्टर्स नाम की एक गैंग से सावधान रहने को कहा, जिनका लीडर बॉक्स आए दिन कैदियों को परेशान करता था। कुछ दिनों बाद एंडी भी ये समझ गया कि अब बॉक्स की नजर उसके ऊपर है। अपनी कैद के शुरुआती दिनों में एंडी का ज्यादातर समय कपड़े धोने या फिर सिस्टर्स से लड़ने में जाता था, पर इसके बावजूद भी एंडी और रेड के बीच में दोस्ती हो गई। वो दोनों अपना ज्यादातर समय एक दूसरे के साथ बातें करते हुए ही बिताने लगे। और जैसे ही छत पर काम करने के लिए भर्ती शुरू हुई, तो रेड ने जुगाड़ लगाकर एंडी और अपने बाकी दोस्तों को अपने पास ही बुला लिया। और एक दिन काम करते हुए एंडी ने सुना कि हेडली को इस बार काफी ज्यादा टैक्स भरना था, जिस वजह से वो काफी परेशान था। अब यहाँ आने से पहले एंडी बैंकर था, तो उसने अपने दिमाग का इस्तेमाल करते हुए उसे बताया कि कैसे वो इस टैक्स को भरने से बच सकता है। साथ ही उसने कहा कि आप भर भी क्यों रहे हो खुद से, मैं भरता हूँ आपका ITR। पर इसके बदले उसे अपने दोस्तों के लिए चिल्ड बियर चाहिए थी, जिसके लिए हेडली पहले तो तैयार नहीं था, पर एंडी के तेज दिमाग को देखते हुए वो मान ही गया। समय के साथ साथ एंडी ने जेल में अपनी पकड़ काफी मजबूत बना ली। कुछ समय बाद वो रेड के पास एक और अजीब सी डिमांड लेकर पहुंचा, और इस बार उसे रीटा हेवर्थ नाम की एक्ट्रेस के पोस्टर चाहिए थे, जिसके लिए रेड तुरंत ही तैयार हो गया। अगले दिन सिस्टर्स ग्रुप ने एक बार फिर से एंडी के ऊपर हमला कर दिया, पर इस बार एंडी ने डरने की बजाय बॉक्स को धमकी देना शुरू कर दिया, जिससे बॉक्स और उसके साथी दोनों ही डर गए। पर एंडी को छोड़ने से पहले ही उन्होंने उसे काफी पीटा, जिसके चलते बॉक्स को 1 महीने के लिए अकेले अंधेरे कमरे में बंद कर दिया गया। और जैसे ही वो बाहर निकला, तो हेडली ने उस पर इतना भयंकर हमला किया कि बॉक्स हमेशा के लिए अपाहिज हो गया। उधर जब एंडी जेल हॉस्पिटल से वापस आया, तो रेड और उसके साथियों ने उसे कुछ पत्थर और उसी एक्ट्रेस रीटा का पोस्टर तोहफे में दिया। उधर जेल वार्डन सैमुअल को भी एंडी के तेज दिमाग के बारे में पता चल गया, और एक दिन छानबीन के बहाने वो एंडी से मिलने के लिए आया, जो उस वक्त बाइबल पढ़ रहा था। ये देखकर सैमुअल काफी खुश था, और छानबीन के दौरान भी कुछ नहीं मिला, जिसके बाद सैमुअल चुपचाप वहां से चला गया। अगले दिन एंडी को पता चला कि उसे अब जेल की लाइब्रेरी में ब्रुक्स नाम के कैदी के साथ काम करना था, और इसके बदले में वो पुलिस वालों की टैक्स बचाने में मदद करने वाला था। और जल्द ही उसे जेल की लाइब्रेरी को और बड़ा करने का आइडिया आया, और वार्डन से सलाह करने के बाद उसने सरकार को चिट्ठियां लिखकर इसके लिए पैसे की मांग की। धीरे धीरे एंडी आसपास की जेलों में भी मशहूर होने लग गया, और अब तो वार्डन की अपने रिटायरमेंट को प्लान करने में मदद कर रहा था। एक दिन अचानक से ब्रुक्स को कुछ हुआ। ब्रुक्स आमतौर पर काफी शांत रहता था, लेकिन एक दिन अचानक से उसने एक कैदी को पकड़कर सभी पर चिल्लाना शुरू कर दिया। एक बार तो सब हैरान हो गए, लेकिन फिर उन्हें समझ आया कि असल में ब्रुक्स की सजा का समय खत्म हो रहा है, और अपनी जिंदगी के 50 साल जेल में बिताने के बाद उसे बाहरी दुनिया में जाने से डर लग रहा था। ब्रुक्स को समझाने के बाद एंडी ने इस हादसे के बारे में रेड को बताया, तो उसका कहना था कि ये
जेल की दीवारें बहुत ही अजीब होती हैं, जो शुरुआत में तो काटने को दौड़ती हैं, पर बाद में कैदी खुद ही इन पर निर्भर हो जाते हैं। उधर कुछ दिनों बाद ब्रुक्स को जेल से आजाद कर दिया गया, पर बाहर आने के बावजूद भी वो जेल को भुला ही नहीं पा रहा था और अब उसे ये बाहरी दुनिया बहुत ज्यादा ही तेज लग रही थी, जिसमें ढलना उसके लिए बहुत ज्यादा मुश्किल था। पर उसने फिर भी एक दुकान में नौकरी करने की कोशिश की, पर वहाँ भी वो लोगों के बर्ताव को समझ नहीं पा रहा था, जिसके चलते उसकी परेशानियां बढ़ती ही जा रही थी। और फिर एक दिन ब्रुक्स इस बदलाव को और नहीं सह पाया। उधर एंडी को जेल में 6 साल बीत गए थे और एक दिन उसकी लिखी हुई चिट्ठियों के चलते जेल को आखिरकार अपनी लाइब्रेरी बड़ी करने के लिए पैसे भी मिले और साथ ही उन्हें कुछ पुरानी किताबें और पोस्टर्स भी दिए गए, जिनको देखते हुए एंडी की नजर एक बहुत ही मशहूर गाने की सीडी पर पड़ी और अब वो सभी कैदियों को वो गाना सुनाना चाहता था और इसीलिए अपने साथियों के साथ मिलकर उसने वार्डन को बाथरूम में बंद करके इस गाने को जेल के स्पीकर्स पर बजा दिया, जिसकी आवाज कानों में पड़ते ही खूंखार से खूंखार कैदी एकदम शांत हो गया। पर एंडी की इस हरकत की वजह से उसे 2 हफ्तों के लिए अकेले अंधेरे कमरे में डाल दिया गया। उधर जेल में अपने 30 साल पूरे करने के बाद रेड एक बार फिर से अपने पैरोल के इंटरव्यू के लिए गया, लेकिन हर बार की तरह उसकी ये कोशिश भी नाकामयाब रही और उसके इस मूड को ठीक करने के लिए एंडी ने उसे एक पोस्टर तोहफे में दिया। सरकार ने अब लाइब्रेरी का बजट कई गुना बढ़ा दिया था, जिसे एंडी काफी अच्छे से इस्तेमाल करके एक बेहतरीन लाइब्रेरी बनाना चाहता था, जिसका नाम वो अपने साथी ब्रुक्स के नाम पर रखने वाला था। अब एंडी ने बाकी कैदियों को भी पढ़ाना लिखाना शुरू कर दिया था, ताकि जेल से निकलने के बाद उन सभी के पास अच्छी नौकरियां हों। वहीं दूसरी ओर वार्डन सैमुअल एंडी के दिमाग का फायदा उठाकर दिन पर दिन और अमीर होता जा रहा था। साथ ही उसने कैदियों का इस्तेमाल लेबर की तरह भी करना शुरू कर दिया था। इधर सैमुअल के काले पैसे को छुपाने के लिए एंडी ने अलग अलग बैंक्स में खाते खोले थे और ये सारे खाते रैंडील नाम के एक आदमी के थे, जो असलियत में कोई था ही नहीं। ऐसा इसलिए किया गया था ताकि अगर पुलिस छानबीन भी करे तो उन्हें रैंडील पर शक हो, ना कि वार्डन पर। कुछ सालों बाद टोनी नाम का एक कैदी सिर्फ 2 साल की सजा काटने के लिए जेल में आया। टोनी बहुत ही हंसमुख स्वभाव का था, जिसके चलते वो बहुत ही जल्द एंडी और रेड का दोस्त बन गया और एक दिन टोनी ने एंडी से अपनी हाई स्कूल डिग्री पूरी करने के लिए मदद मांगी, जिसके लिए एंडी तुरंत ही तैयार हो गया और कई महीनों तक मेहनत करने के बाद आखिरकार टोनी अपने एग्जाम के लिए बिल्कुल तैयार था। पर एग्जाम के बीच में ही उसे गुस्सा आ गया और उसने अपनी आंसर शीट डस्टबिन में फेंक दी। पर एंडी ने इसके बावजूद भी उस आंसर शीट को निकाला और एजुकेशन बोर्ड को भेज दिया। एग्जाम के बाद बातचीत के दौरान टोनी ने बताया कि एक दूसरी जेल में उसे एक आदमी मिला था, जिसने एक गोल्फर और उसकी प्रेमिका की हत्या का सारा इल्जाम एक मासूम बैंकर पर डाल दिया था। उसकी ये बात सुनते ही एंडी समझ गया कि इस हादसे का मासूम बैंकर कोई और नहीं बल्कि वो खुद था। एंडी ने तुरंत ही वार्डन के पास जाकर अपने लिए एक नए ट्रायल की मांग की, जिसमें वो चाहता था कि टोनी को एक गवाह बनाया जाए। पर सैमुअल को डर लगा कि अगर ये बाहर चला गया तो मेरा फायदा कौन करेगा, और इसीलिए उसने इसके लिए साफ इनकार कर दिया और साथ ही उसने एंडी को एक अंधेरे कमरे में 1 महीने के लिए बंद कर दिया। कुछ दिनों बाद टोनी को उसकी हाई स्कूल डिग्री भी मिल गई, जिसके बाद उसे जेल से बाहर ले जाया गया, जहाँ हीडली ने उसे जान से मार दिया ताकि वो एंडी की मदद ना कर सके। इसके बाद सैमुअल ने एंडी को जाकर टोनी की मौत की खबर सुनाई, पर उसका कहना था कि टोनी को गोली जेल से भागते वक्त लगी थी। पर एंडी इस बात को मानने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं था और अब तो उसने वार्डन की मदद करने से भी साफ इनकार कर दिया। पर वार्डन ने धमकी देते हुए बताया कि अगर उसने ऐसा किया तो वो जेल लाइब्रेरी हमेशा के लिए बंद कर देगा। उस अंधेरे कमरे से निकलने के बाद जब एंडी रेड से मिला तो उसने उसे अपने प्यार और परिवार के बारे में बताया कि कैसे अपने काम को लेकर जुनून की वजह से वो अपनी पत्नी से दूर हो गया और इसीलिए वो खुद को अपनी बीवी के कत्ल के लिए जिम्मेदार मानता था। साथ ही एंडी ने उसे बताया कि उसका बस अब एक ही सपना है, किसी भी तरह इस जेल से निकलकर मेक्सिको के एक बीच पर पहुंचना, जहां वो अपनी जिंदगी की नई शुरुआत कर सकता है। उसने रेड को भी अपने साथ चलने का बुलावा देते हुए एक खास जगह का पता बताया, जहां उसने कुछ छुपाया हुआ था और वो चाहता था कि जेल से निकलने के बाद रेड उस जगह पर जाए। अगले दिन से एंडी ने एक बार फिर सैमुअल के लिए काम करना शुरू कर दिया, जिसके चलते रेड काफी चिंता में था और तभी उसे पता चला कि एंडी ने बाकी कैदियों से 6 फुट लंबी रस्सी का जुगाड़ करने को कहा था और ये बात सुनते ही रेड काफी ज्यादा डर गया। अगली सुबह जब एंडी अटेंडेंस के लिए नहीं पहुंचा तो कुछ देर बाद ही पता चला कि वो जेल से भाग गया है। असल में उसने रॉक हैमर की मदद से एक गुफा बनाई थी, जिसे उसने उस एक्ट्रेस के पोस्टर से ढका हुआ था और दीवार से निकलने वाली मिट्टी को वो अपनी जेब में भरकर ग्राउंड में
खाली करता था। और बीती रात एंडी ने वार्डन के कई सारे जरूरी कागज और किताबें एक बैग में रख ली थी, जिन्हें वो अपने साथ ही ले गया। इधर जब सैमुअल और उसके साथी एंडी को ढूंढने में लगे थे, उसी वक्त एंडी ने वार्डन के सभी बैंक्स में जाकर रैंडील बनकर सारे पैसे निकाल लिए और साथ ही उसने वार्डन के काले कारनामों के सबूत भी एक मीडिया हाउस तक पहुंचा दिए, जिसके बाद चारों तरफ वार्डन के कारनामों की वजह से हड़कंप मच गया। साथ ही हेडली को टोनी के कत्ल के इल्जाम में पकड़ लिया गया और साथ ही उनके बाकी साथी भी फंस गए। पर जैसे ही पुलिस वार्डन को पकड़ने के लिए उस तक पहुंची तो वो गोली से मारा गया। खैर कुछ समय बाद रेड को एक पोस्ट कार्ड मिला जो उसके पुराने दोस्त एंडी ने ही भेजा था, जिसका मतलब था कि वो आखिरकार मेक्सिको के बीच पर पहुंच ही गया। ये देखकर रेड काफी खुश था, पर साथ ही उसे अपने दोस्त की याद भी आ रही थी। कुछ समय बाद एक बार फिर से रेड के पैरोल का इंटरव्यू था, पर इस बार उसने किसी को भी खुश करने की कोशिश नहीं की, बल्कि उसने अपने किए पर पछतावा जाहिर किया। उसकी सच्चाई और ईमानदारी को देखते हुए आखिरकार उसे पैरोल पर छोड़ दिया गया। जेल से निकलने के बाद वो उसी कमरे में रुका जहाँ एक बार ब्रुक्स रुका था और उसने भी उसी दुकान में काम किया जिसमें ब्रुक्स काम करता था। और ठीक अपने दोस्त की तरह वो भी बाहरी दुनिया में ढल नहीं पा रहा था और इसीलिए उसने वापस जेल जाने के बारे में सोचा। पर हर बार उसे एंडी की याद आ जाती थी और इसीलिए वो एंडी की बताई हुई उस खास जगह पर पहुंचा जहां उसे एक डब्बे में कुछ पैसे और एंडी तक पहुंचने का रास्ता भी मिला। अपने दोस्त के पास जाने से पहले रेड ने उस कमरे की दीवार पर ब्रुक्स के साथ साथ अपना भी नाम लिख दिया और अपनी सारी परेशानियों को पीछे छोड़ते हुए आखिरकार रेड भी अपने दोस्त के पास